अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो आपके लिए खबर ला रहे हैं वो ईरान ने जब इसराइल पर जवाबी हमला किया है उसमें जो इसराइल में तबाही हुई है ये किस हद तक ग्राउंड पर उसके असरात हैं, क्या सूरत हाल है, जो इसराइल को फौजी नुकसान भी क्या पहुंचा है, इस सब की भी आपको तफसीलात बताएंगे। और अब ये जंग किस तरफ बढ़ रही है और ये कितना अहम है ईरानियन जो अभी जो रजीम है उसके सर्वाइवल के लिए इस जंग में कम बैक करना, ये सब कुछ आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। जबकि एक जो आपको और बड़ी खबर देंगे वो जो हमने कल असद तूर अनसेंसर्ड में दी थी कि क्या पाकिस्तान भी इस वक्त इसराइली वार प्लेन्स की निगरानी कर रहा है, अब उसकी तस्दीक हो रही है, वो भी आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो देखिए, पहले आगाज़ करते हैं ईरानियन जवाबी मिसाइल स्ट्राइक से। तो कल रात तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे के करीब रात को ईरान ने इसराइल पर जवाबी स्ट्राइक्स की जो आज सुबह तक जारी रही हैं, सुबह 6-7 बजे तक। और उसमें ईरान ने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो वार हेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है और वो न्यूक्लियर वार हेड भी होता है। लेकिन क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर ताकत नहीं है तो यकीनन इन मिसाइल्स के अंदर जो दूसरा बारूदी मवाद था, यानी कि कन्वेंशनल जो वेपन्स थे वो लगे हुए थे और वो ये लेकर ये मिसाइल गए। इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम का, जो इसराइल का सबसे जदीद तरीन और दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन वो तमाम मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा और रात को ही ऐसे विजुअल्स आ रहे थे जो दिखा रहे थे कि इसराइल में किस तरह से इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में और दीगर शहरों में मिसाइल किस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये बात खुद इसराइल में मौजूद जो मगरबी मीडिया के सहाफ़ी थे, जिसमें फॉक्स न्यूज़ जो अमरीकी क़दामत पसंद सेगमेंट की नुमाइंदगी करता है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है और दाएं बाजू का बहुत जैसे कहते हैं ना वो माना जाना टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसके जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो तेल अवीव में मुकीम हैं, उन्होंने रात को मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता 7 साल से यहाँ पर हूँ और मैंने ऐसी बमबारी कभी नहीं देखी जो इस लेवल की तेल अवीव पर गोले बरसे हों, मिसाइल बरसे हों। इसी तरह से दीगर भी एक और जर्नलिस्ट थे, उनका भी नाम कुछ पता नहीं, पॉडकास्टर थे, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि तेल अवीव के शहरियों के लिए ये बिल्कुल एक नया तजर्बा है कि इस लेवल पर कोई आके उनको हिट करे। तो ये बहुत ही था। और फिर अब कल रात भी जो वीडियोज़ आ रही थी उसमें भी ये था कि इसराइल की जो की जगह जो निशाना बनी है वो इसराइल की वजारत दफा का हेडक्वार्टर है, वो निशाना बनाया। और ये वो जगह है जहाँ पर कि जंगी ऑपरेशंस के दौरान जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो भी आके ब्रीफिंग्स लेते थे। और उसका निशाना बनने की सिग्निफिकेंस ये थी कि क्योंकि बेशक उसके अंदर नुकसान की भी क्लैरिटी नहीं है क्या हुआ, लेकिन इसकी सिंबॉलिक अहमियत इतनी थी कि इसराइल इस जगह को भी नहीं चाहता था कि पब्लिक जाए कि इसराइली फोर्सेस का डिफेंस हेडक्वार्टर निशाना बन गया है। कि जब फॉक्स न्यूज़, अगेन फॉक्स न्यूज़ में कोट कर रहा हूँ, जो बहुत करीब है डोनाल्ड ट्रंप के, जो क़दामत परस्त हैं, प्रो इसराइल है मीडिया है, उसके जो जर्नलिस्ट थे वो मौके पर जब कवरेज कर रहे थे तो इसराइली जो सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने उनको, जब उन्होंने दिखाया कि ये डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर जो निशाना बना है, तो उन्होंने उनको धकेल दिया, वहाँ से निकाल दिया, उनको कवर नहीं करने दिया। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ थी। इसमें ईरान ने अब तक दावा किया है कि उसने एक इसराइली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया है, 3 इसराइली एयर फोर्सेस के बेसिस को निशाना बनाया है जहाँ से ईरान में स्ट्राइक्स की जानी थी इसराइली तैयारे उड़कर। उसके अलावा ईरान का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे मुकामात को भी इसराइल में निशाना बनाया है जहाँ से गज़ा पर बमबारी की जाती थी। ये तो ईरानियन क्लेम्स हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर देखें तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर कई मंजिला इमारतें तबाह हुई नज़र आएंगी और एक आधी इमारत नहीं, कई इमारतें
पूरी पूरी गली के इर्द गिर्द तमाम इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ तबाह हैं और इमारतें टूटी फूटी हुई हैं। इसी तरह से बड़े जिसे कहते हैं वीआईपी रेजिडेंशियल जो विलाज हैं जो समुंदर के किनारे हैं, तो वो बहुत तबाह हुए हुए हैं, मलबे का ढेर बने हुए हैं, और वो भी एक आधा नहीं, वो भी गलियां पूरी पूरी तबाह हुई आपको नज़र आ रही हैं उन विलाज की। तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब तक इजरायली हुकाम जो तस्दीक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 4 इसराइली इसमें मारे गए हैं, जबकि 90 ज़ख्मी हैं। अब अगर आप नुकसानात देखिए तो एक तो यह है कि शायद इस वजह से भी नुकसानात, जानी नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर ना हो, बावजूद इसके कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज देखें तो वो तो बहुत लार्ज स्केल का नज़र आ रहा है कि इसराइल में उन्होंने बंकर बना रखे हैं, और जब भी कोई ऐसा अटैक होता है इसराइल पर तो सायरन बजते हैं और तमाम शहरी बंकर्स में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कितने गए होंगे ये भी क्लियर नहीं है, और कितने निशाना बन गए होंगे ये भी क्लियर नहीं है। तो वो जो इसराइल मान रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं, इतने ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ये भी क्लियर होना भी बाकी है कि ईरान ने जो स्ट्राइक्स की हैं ये हमें देखना होगा कि इसराइल ने स्ट्राइक्स की, इसराइल ने ईरान की पूरी फौजी क़यादत उड़ा दी। इसराइल ने ईरान के 6 की साइंटिस्ट और उसके अलावा कई जो भी ईरान ने नहीं बताए, जो पसे पर्दा रहते होंगे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता थे, उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन इसराइल के अभी तक किसी भी की फौजी कमांडर, की एयरफोर्स के कमांडर, या इवन के किसी सीनियर छोड़े किसी मिड रैंकिंग फौजी अफसर के मारे जाने की अभी तक कोई खबर नहीं आई इसराइल से कि कोई मारा गया है। जो जगह निशाना बनी है वो ज़्यादातर रिहायशी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग हैं, रिहायशी विलाज हैं। हाँ, ये क्लियर होना भी बाकी है कि क्या जिस तरह ईरान में जो इसराइल ने रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया जहाँ पर की ईरानी फ़ौजी कमांडर्स मारे गए, वो ईरानी फ़ौज का रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स था जहाँ पर ईरानी फ़ौजी अफसरान अपनी फैमिलीज़ के साथ मुकीम थे। तो ये अभी क्लियर होना बाकी है कि इसराइल में जो तल अवीव और दीगर शहरों में जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स निशाना बने हैं, क्या वो इसराइली सिविलियंस के थे या इसराइली जो हुकाम हैं, चाहे वो फ़ौज में हैं या हुकूमत में हैं, उनकी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस थे जो निशाना बने हैं। ये अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन ईरान ने एक हद तक, अगर आप ईरान और इसराइल की फ़ौजी माइट का कंपैरिजन करें, तो इसराइल के पास जो जंगी सलाहियतें हैं और उसके मुकाबले में ईरान जो 40 साल से पाबंदियों का शिकार है और एक बहुत ही आप कह लें कि बैकवर्ड ज़माने की उसकी फ़ौज है, उसकी जिसे कहते हैं तकनीकी सलाहियतें कमज़ोर हैं, उसके पास जो असला है वो इतना लेटेस्ट नहीं है, इतना अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन अपनी उन सलाहियतों के साथ ईरान का जो जवाब है वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि उस सब के बावजूद 40 साल से पाबंदियों में रहने के बावजूद एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इसराइल है, जिसको पूरी दुनिया से हर तरह के टेक्नोलॉजी, वेपन और माली इमदाद मिलती है और किसी किस्म की कोई उसको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी फ़ौज की सलाहियतों का तो समझ आता था कि उसने ईरान को हिट किया तो उसने ईरान को हिला के रख दिया। लेकिन जवाब में ईरान के पास जो सबसे लेटेस्ट जहाज़ है वो भी आज से 40 साल पुराना है, MiG-29। जो F-14 है वो 70 की दिहाई के हैं। इसके अलावा एक फैंटम और एक और कोई प्लेन है F-5 की, क्या वो कहते हैं दुनिया में अब सिर्फ वो ईरान के पास ऑपरेशनल है, पूरी दुनिया की फ़ज़ाइया से वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ईरान की फ़ज़ाइया के पास इतने पुराने जहाज़ है, तो आप ये तो नहीं सोच सकते कि ईरानी जहाज़ आके इसराइल में स्ट्राइक्स करते। लेकिन ईरान के मिसाइलों का भी पहुँच जाना और पहुँच कर इतना नुकसान पहुँचाना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो जंग थी, अब आप देखिए कि इसराइल का जो इसराइली फ़ौज का जो ट्विटर अकाउंट है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, वो तक कह रहा है इसराइली सिविलियंस आर करंटली बीइंग टारगेटेड बाय द ईरानियन रजीम। ठीक है, और उसमें वो जो मैप दिखा रहे हैं उसमें पूरा मैप सुर्ख निशानात से भरा हुआ है कि पूरा का पूरा इसराइल इसमें निशाना बन रहा है। फिर वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें पूरा इसराइल के मैप को रेड किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ इसराइल इज अंडर फायर एज ईरान फायर्स प्रोजेक्टाइल्स। तो ये जहाँ पर सूरत हाल है ये जाहिर करती है
कि फिर वो एक और कह रहे हैं कि इसराइलीज आर करंटली रनिंग फॉर शेल्टर इन नॉर्दर्न इसराइल एज सायरन साउंड ड्यू टू अनदर मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। और ये पूरी रात ट्वीट्स होते रहे कि किस तरह से इसराइल बार बार ये कह रहा था कि हम पर हमले हो रहे हैं। अब चीज़ यह है कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है कि उन्होंने ईरान पर हमला किया है कि ईरान कल कोई जंग ना छेड़ सके। तो किसी ने लिखा कि इसराइल ने मुस्तकबिल की जंग को रोकने के लिए आज जंग शुरू कर दी। तो ये वो तमाम सूरत हाल है, लेकिन इस जो जंग है इसराइल का ये एस्टिमेट है कि ये 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान के लिए इस जंग को 2 हफ्ते मुसलसल इस स्केल पर चलाना भी एक टेस्ट होगा और ईरान की आपको फौजी जिसे कहते हैं ना वो सलाहियत और फौजी तैयारी क्या है उसका भी अंदाज़ा होगा। ईरान ने जितने उसके फौजी कमांडर्स मारे गए हैं उनको रिप्लेस कर दिया है नए कमांडर से। लेकिन ये हमला ईरान के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि ईरानियन रजीम इसराइल को ख़त्म तो नहीं कर सकती, इसराइल पर कब्ज़ा भी नहीं कर सकती, लेकिन इन हमलों से वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखा सकते हैं कि हमने इसराइल को मार के भागने नहीं दिया, हमने भी जवाब दिया है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दबाव इतना बढ़ेगा ईरानियन आवाम की तरफ से। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का हम कहते हैं ना कि हम इंडिया के साथ क्रिकेट मैच हो या जंग हो, पूरी पाकिस्तानी कौम तमाम इख्तलाफात भुला के मुत्तहिद हो जाती है। क्योंकि हम बचपन से जब बड़े होते हैं स्कूल में सिलेबस की बुक से लेके तो अखबारात और टीवी और जितना लिटरेचर और जो कुछ हमारे कान में डाला जाता है वो हमें बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन है। तो वो हमारे इस तरह से एक जिसे कहते हैं ना वो डीएनए का हिस्सा बन गया है कि जब भी भारत की तरफ से कोई चैलेंज हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या वो बॉर्डर पर हो, पूरी कौम एक हो जाती है कि नहीं छोड़ना। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2009 का जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान इंडिया से हारा, मिसबाह उल हक ही उस मैच में वापस भी लाए थे और मिसबाह उल हक ने एंड में बैक साइड पे कैच दे के वो मैच हम हार गए। मेरा ऐसा दिल टूटा कि मैंने उसके बाद क्रिकेट देखनी तकरीबन छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ क्रिकेट में अगर कोई मैच देखता हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैं कहता हूँ यार इसमें थ्रिल है, तो वो उसका एक मज़ा ही अपना है। तो वो हमें जोड़। इसी तरह ईरानियंस को अगर आप देखें तो ईरानी कौम को जैसे कहते हैं ना उसके डीएनए में एक चीज़ ईरानियन रजीम ने डाल दी है, वो है एक मर्ग बर इसराइल का नारा कि इसराइल की मौत, इसराइल को ख़त्म करना है कि इसराइल हमारा दुश्मन है। तो वो और सिहूनी हमारा दुश्मन है, वो इतना उन्होंने भर दिया है कि अब ईरानी कौम कभी भी ये टॉलरेट नहीं कर सकती कि उनके मुल्क पर हमला हो, उनकी सीनियर क़यादत मारी जाए और ईरान कुछ भी ना कर सके। तो वो कहेंगे हमें तो ये रजीम ही नहीं चाहिए। तो ईरान की रजीम की सर्वाइवल की भी गेम है, क्योंकि इसी चीज़ को टारगेट जो अमरीकी और सॉरी जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो ईरानी आवाम को बार बार कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दुश्मनी आपकी रजीम से है जो इसराइल की मौत का नारा लगाती है दिन रात। हम उनको एटमी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। तो आपके पास भी सुनहरी मौका है कि आप अपनी रजीम के खिलाफ इस वक्त खड़े हो जाएं। और ईरान को भी आइडिया है कि इसराइल और मगरब ये चाहता है कि अगर यहाँ पर ईरानी रजीम कमज़ोर हो जाए तो वहाँ पर, क्योंकि ईरान में भी महंगाई, फिर शख्सी आज़ादियों पर पाबंदी, ख़वातीन की आज़ादियों पर पाबंदी और महंगाई, बेरोज़गारी, इसकी वजह से एक अवाम में और ईरानी रजीम में एक कहीं ना कहीं एक तनाव मौजूद है। तो उसको ये चाहते हैं कि इस मौके पर अगर वो चैनलाइज हो जाए तो वो हो सकता है ईरानी जो मौजूदा रजीम है उसका तख्ता उल्टा जाए। जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं कि पता नहीं नवासे हैं, उनका भी जो कि मगरिब में जला वतन है, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि यही मौका है ईरानी इस रजीम के ख़ात्मे का। इस किस्म की कुछ उन्होंने स्टेटमेंट उनकी देख रहा था। तो वो एक चीज़ चाहते हैं। तो ईरानियन रजीम को आइडिया है कि हमने हर हाल में यहाँ पर रिटेलिएट करके ना सिर्फ इस
हमले को रोकना है, बल्कि हमने अपने अवाम को भी दिखाना है कि हम बिल्कुल गए गुजरे भी नहीं हैं। अब इस हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए पाकिस्तान ने बहुत सख्त, पाकिस्तान के जो मंदूब हैं उन्होंने स्पीच की है। रूस, चीन, अल्जीरिया, इन्होंने इसराइली हमलों की मजम्मत की है। और अब इवन के कतर और सऊदी अरब भी मुतहरिक हुए हैं और उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया, उनको कहा कि आप जंग रुकवाने की कोशिश करें, ये मत बढ़ाएं। और उसकी वजह यह है कि अब मगरब भी थोड़ा सा ज़रा देख रहा है, क्योंकि जब तक जब तक पाकिस्तान ने जवाबी हमला नहीं किया था, कहीं से कोशिश नहीं हुई थी इंडिया को रोकने की। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो फ़ौरन अमेरिकी सदर भी मुतहरिक हुए, सब मुतहरिक, और भारत को कहा कि सीज़ फायर करना है। और अब भी अगर ईरानी हमला इसी तरह का शदीद, आगे भी इसकी यही पेस बरकरार रहती है, तो फिर मगरिब पर भी दबाव आएगा कि ये तो जंग किसी और तरफ जा रही है और ये जंग बड़े पैमाने पर फैलने का ख़तरा है। और अगर बड़े पैमाने पर फैलेगी तो फिर ज़ाहिरी बात है, अगर ईरान अगले स्टेप में किसी स्टेज पर आकर इसराइल की अमेरिका मदद करने की कोशिश करता है और ईरान फिर इस खत्ते में निशाना बनाता है अमेरिकी बेसिस को अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिकी बेसिस को कतर में, यूएई में, बहरीन में, कुवैत में, तो फिर तो ये जंग बड़े पैमाने पर फैल जाएगी, पूरे खत्ते में फैल जाएगी। तो उस सब से बचाने के लिए इस जंग को अब कर्टेल करने की कोशिश होगी। लेकिन इस सब में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस हद तक पीछे चला गया है, कितना उसका नुकसान हुआ है, ये तो जब एक दफ़ा जंग रुकेगी तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ईरान के जो हुकाम हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो नतान्ज में जो ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्लांट था, जिसको निशाना बनाया है इसराइली लड़ाका तैयारों ने, और उसकी जो ज़मीन के ऊपर 3 इमारतें थी मुकम्मल तबाह नज़र आ रही हैं, और ज़मीन के नीचे कितना नुकसान पहुंचा है ये भी क्लियर नहीं है। तो उसमें ईरान ये तस्दीक कर रहा है कि उसमें ताबकारी का अखराज हुआ है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। और ईरान ये कह रहा है कि लेकिन अभी वो ताबकारी का अखराज न्यूक्लियर साइट के अंदर है, बाहर नहीं आया। अब ये तो वहाँ पर माहिरीन जाके ही जायज़ा ले सकते हैं कि क्या फ़ज़ा में भी मौजूद है या सिर्फ इमारत के अंदर ही ताबकारी का अखराज है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसराइल ने एक बहुत ख़तरनाक इक़दाम किया है कि एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को निशाना बनाया है, जहाँ से अगर ताबकारी का बड़े पैमाने पर अखराज हो जाए तो ना सिर्फ उस शहर के लोगों की ज़िंदगियाँ उससे बुरी तरह मुतासर होंगी और वो शहर नाकाबिले रिहाइश हो जाएगा, बल्कि फ़िज़ा और इस खत्ते में भी उसके असरात आ सकते हैं। अब आते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि अब हमने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि पाकिस्तान भी इस मौके पर यकीनन कोशिश कर रहा होगा खामोशी से कि वो देखे कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम कितना बेहतर है, और कल को अगर मगरबी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का मुकाबला होना है तो पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ और दीगर रडार्स हैं वो क्या F-35 जैसे रडार पर नज़र ना आने वाले इंतहाई दुनिया के माने हुए सोफिस्टिकेटेड मगरबी अमरीकी लड़ाका तैयारे को डिटेक्ट कर पाता है, क्या इजरायली मिज़ाइल्स और इजरायली लड़ाका तैयारों के सिग्नल्स पिक कर पाता है, उनको ट्रेस कर पाता है, उनकी कम्युनिकेशन को हैक कर पाता है। तो ये यकीनन पाकिस्तान कर रहा होगा, ताकि क्योंकि हम भी